मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। वहीं रैली को लेकर भाजपा की ओर से भी व्यापक तैयारियां की गई हैं। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले हर तीसरे दिन दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं बल्कि बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास की भावना के अनुरूप विकास के कार्य हो रहे हैं। वहीं इनेलो और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये न विकास कर सकते हैं, न आपको सुरक्षा दे सकते हैं और न ही आपकी आस्था का सम्मान कर सकते हैं। कांग्रेस और इनेलो को अपने वोट बैंक की चिंता है, उन्हें हिंदुओं की चिंता नहीं है, इसलिए जब ये किसी लायक ही नहीं है तो इनको वोट भी मत दीजिए। आगे उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मेरी सरकार में समान रूप से एक सर्वसमावेशी विकास का कार्य होगा और ये सर्वसमावेशी विकास ही राम राज्य की अवधारणा को पूर्ण करेगा। हरियाणा परिवारवाद और भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि भारत के विकास का एक केंद्र बिंदु बनकर उभरा है और यहाँ की राम भक्त जनता का अटल विश्वास भाजपा के साथ है। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, जिस राम के नाम से हमें भवबंधन से मुक्ति मिलती है, जिन प्रभु राम के छूने मात्र से भी एक पत्थर तैरने लगता है, उस प्रभु राम के नाम से कांग्रेस और इन लोगों को ही परेशानी होती थी। अगर आजादी के तत्काल बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया तो इसके लिए ये सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़ने वाले दल जिम्मेदार हैं, जिनका एक ही प्रयास था एन केन प्रकारेण भारत की आस्था का अपमान करना, भारत के महापुरुषों का अपमान करना। कांग्रेस भी और इन लोग भी लगातार जीवन भर यही कार्य करती रही। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। एक और अयोध्या में प्रभु राम लला के भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य संपन्न हुआ, रामलला विराजमान हुए, और दूसरी तरफ अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर करने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये कांग्रेस हो या इन लोग, ये जितने भी दल हैं, ये अपने परिवारवाद में इतने मस्त हैं। ये कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं, कभी प्रभु राम का अपमान करते हैं, प्रभु श्री कृष्ण का अपमान करते हैं, भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करते हैं और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सुरक्षा इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। जब भी इन्हें सत्ता प्राप्त हुई, अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार, जब भी इनको सत्ता प्राप्त होती है, सुरक्षा पर सेंध लगाना, दंगा कराना, यही इनका कार्य रहा है। और यही कारण रहा है कि कांग्रेस ने अपने आजादी के बाद सबसे लंबे समय तक देश के अंदर शासन करने के बावजूद एक भी एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर नहीं किया। एक भी एयरपोर्ट का नामकरण संत रविदास जी के नाम पे नहीं किया। एक भी एयरपोर्ट का नामकरण इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर नहीं किया। यहां पर तो लोग करते थे केवल अपने नाम पर, अपने पूर्वजों के नाम पर। बच्चा पैदा बाद में होता था, पहले उसका नामकरण हो जाता था, उनके नाम से किसी एयरपोर्ट स्टेडियम का नाम रख दिया जाता था। याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। आबादी का सबसे बड़ा राज्य
किन स्थितियों में था। हर तीसरे दिन दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी, बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी का कोई सम्मान नहीं था और अराजकता चरम पर थी, विकास बाधित था। आज बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने दंगों से सर्वथा मुक्ति प्राप्त कर दी है। अब पिछले 7.5 वर्ष में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ, क्योंकि दंगा करने वालों के लिए इस सामने उपकरण खड़ा कर दिए हैं कृष्ण बेदी ने पहले ही। दंगा करने वाला व्यक्ति जानता है कि दंगा करेगा तो बहनों और भाइयों से मालूम है कि 7 पुश्तों की जो कमाई होगी ये जब्त हो जाएगी और ये गरीबों में वितरित हो जाएगी। आज यूपी में दंगा नहीं, आज बिना भेदभाव के सबका साथ और सबके विकास की भावना के अनुरूप विकास के कार्य हो रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश भारत के विकास का बैरियर नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर के तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन की सरकार है तो डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है और यही तो कार्य आपके हरियाणा में भी हुआ। बहनों और भाइयों, जो यहां भाई भतीजावाद था, कांग्रेस का रहा हो या इन लोग का रहा हो, जो यहां गुंडागर्दी थी, जो यहां चौथ वसूली होती थी, जो भ्रष्टाचार था, पहले माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में और उसके उपरांत अब नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार हरियाणा को भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बनाने का काम की है। आजादी के बाद ये पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी जो 10 वर्ष पहले आपने चुनी थी। यहां पे मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हो या नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, जिस सरकार ने बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान और बिना भेदभाव के हर जाति, हर मत और हर संप्रदाय तक पहुंचाने का काम किया। आवास की सुविधा हो, शौचालय की सुविधा हो, हर घर नल की योजना हो, हर घर की कनेक्टिविटी हो, अधिकाधिक नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य हो, बेटी की सुरक्षा हो, व्यापारी का सम्मान हो, धर्मस्थलों के पुनरुद्धार के लिए कार्य योजना बनाने का कार्य हो, ये सभी कार्य द्रुत गति से पिछले 10 वर्ष के अंदर हरियाणा के अंदर देखने को मिले हैं। 14 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को मंत्र दिया था, उन्होंने कहा था मेरी सरकार जाति, मत और मजहब से ऊपर उठ करके कार्य करेगी। मेरी सरकार का मंत्र होगा जिसमें समान रूप से एक सर्वसमावेशी विकास का कार्य होगा और इस सर्वसमावेशी विकास ही राम राज्य के अवधारणा को पूरा करेगा और इसके लिए उन्होंने मंत्र दिया था सबका साथ, सबका विकास का। बहनों और भाइयों, याद करिए, कांग्रेस तो आपके पास आएगी, नारा देगी, इन लोग भी आपके पास आएगी, जाति का नारा देगी, विभाजन की नारा देगी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस और इन लोगों से पूछना चाहता हूं, इन्होंने जब इन्हें सत्ता मिली थी तब क्या किया था, कैसे कैसे नजारे थे इनके समय में, लूट धड़ल्ले से होती थी, यहां तक कि हिंदू मंदिरों से भी ये लोग पैसा ले लेते थे। बहनों और भाइयों,
मैं तो आपसे एक ही बात कहने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा के अंदर पहले माननीय खट्टर जी के नेतृत्व में, शिव नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार कार्य की है। आज उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। बेहतर कनेक्टिविटी हुई है, बुनियादी सुविधाएं जनता जनार्दन को मिली है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, कांग्रेस के नेता गायब थे, इन लोग के नेता गायब थे, कोई सेवा का कार्य नहीं कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी तब नारा देती थी कि सेवा ही संगठन है, और एक एक कार्यकर्ता सरकार के साथ मिलकर के जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा था। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी इस जज्बे के साथ आज भारत को एक नया नेतृत्व देने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है, और इसी कारण से आज मैं आपके बीच आया हूं। चाहे वह अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य हुआ हो, या फिर बाबा साहब अंबेडकर के पंचतीर्थ को निर्माण करने का कार्य, ये कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था, उन्हें चुनाव हरवा दिया था। आज आप देख रहे होंगे कांग्रेस बांग्लादेश के अंदर हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदू काटे जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस एक भी शब्द उनके लिए नहीं निकालती है। कांग्रेस के मुंह से, इन लोगों के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है। मैं पूछना चाहता हूं, ये बांग्लादेश के अंदर जिन हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इनमें 90% दलित जाति के हिंदू हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, कांग्रेस को वोट बैंक की चिंता है, इन लोगों को वोट बैंक की चिंता है, उन्हें हिंदुओं की चिंता नहीं है। और इसीलिए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कई लोग अपमान करते हैं। कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए किसी भी तीर्थ के विकास में कभी रुचि नहीं ली। मोदी जी हैं जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि मऊ मध्य प्रदेश में भव्य स्मारक बनाया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उच्च शिक्षा का अध्ययन करने के लिए ब्रिटेन के जिस भवन में रह करके उन्होंने उच्च अध्ययन प्राप्त किया था, उस भवन को मोदी जी ने भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर के खरीदा, और फिर भारत से जाने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास और गेस्ट हाउस बनाया। उस भवन को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक भी बनाया, और उन्हें स्पेशल स्कॉलरशिप भी उन छात्रों के लिए वहां उपलब्ध करवाई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिल्ली में रह करके अपना सार्वजनिक जीवन जहां व्यतीत किया, वहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भव्य स्मारक बाबा साहब अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के रूप में विकसित हो चुका है। कभी दिल्ली में जाकर के देखिए, बाबा साहब ने जहां अपनी दीक्षा ली थी, वह भूमि को भी एक भव्य स्मारक बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, बहनों और भाइयों, अंतिम यात्रा जहां उनकी निकली थी, उस चैत्य भूमि में भी भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये पंचतीर्थ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की, मोदी जी की नेतृत्व की सरकार ने बनाए हैं। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, चुनाव में जाति के नाम पर तमाम लोग आपके बीच आएंगे। कोई कांग्रेस के नाम पर आएगा, कोई इन लोग के नाम पर आएगा, कोई निर्दल आपके बीच में आएगा, लेकिन बहनों और भाइयों, ये सब बिना पेंदे के लोटे हैं, लुढ़कने वाले हैं। इनका कोई अपना अस्तित्व नहीं, कोई वजूद नहीं, इनके पास विकास का कोई विजन नहीं है। युवाओं के उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है।
इनकी नीयत भी ठीक नहीं है और राष्ट्र के प्रति इनकी नीति भी अच्छी नहीं है। आज हरियाणा परिवारवाद का नहीं, भ्रष्टाचार का नहीं, बल्कि भारत के विकास का एक केंद्र बिंदु बनकर के उभरा है, तेजी के साथ उभरा है। और अगले 12-15 वर्ष जिनके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, अमृत काल का यह अवसर भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करना है, तो इसके लिए हमें जाति मत और मजहब से ऊपर उठ करके अपने देश के बारे में सोचना पड़ेगा, देश के बारे में। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, आज आपसे मैं यही कहने के लिए आया हूं, याद करिए, इन लोगों का हरियाणा के बाहर कोई अस्तित्व नहीं, एक अकेले कोई विकास कार्य नहीं करा सकता, इनकी क्षमता भी नहीं है, तो उसे वोट देने का मतलब आपका वोट बेकार जाना है। कांग्रेस अपनी विघटनकारी मानसिकता के लिए जानी जाती है। आप देख रहे होंगे कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा से राहुल गांधी के वक्तव्यों को देख सकते हैं। जब भारत के बाहर जाते हैं, भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़ा करते हैं, भारत की आस्था पर प्रहार करते हैं, भारत की गुरु परंपरा के बारे में अनर्गल टिप्पणी करते हैं, भारत को अपमानित करने का कोई भी अवसर नहीं चूकते और दुनिया के अंदर भारत को अपमानित करने की सेखी बघारने का काम ये लोग करते हैं। ये लोग जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, इन लोगों से उम्मीद करना कि भारत की सुरक्षा और भारत की समृद्धि के लिए कोई प्रयास करेंगे, ये बेईमानी होगी। और कांग्रेस आज इस बेईमानी पे उतर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया, जो कहा सो करके दिखाया। याद करिए, आज भी देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाता है हरियाणा का जवान। बॉर्डर की सुरक्षा के लिए, सीमा की सुरक्षा के लिए कांग्रेस के समय में चीन और पाकिस्तान भारत की सीमा में घुसते थे। आज वे हमारी सीमा में नहीं घुसते, बल्कि अगर किसी ने दुस्साहस किया तो भारत का बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके पूरी तरह सर्जिकल स्ट्राइक करके उनके आतंकी कैंपों को नष्ट करने का काम करता है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये कांग्रेस के नेतृत्व में, क्या ये राहुल गांधी के नेतृत्व में, क्या ये संभव हो सकता था? क्या कभी नहीं हो सकता। और मैं पूछना चाहता हूं, कश्मीर में धारा 370 क्या ये कांग्रेस हटाती? क्या धारा 370 हटाने का मतलब आतंकवाद की ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम कर दिया। अब आतंकवाद नहीं पनप सकता है, अंतिम श्वास गिन रहा है। ये छोटी मोटी घटनाएं जो होती है ना, ये मान के चलिए जब दीपक बुझता है ना, तो वो तेजी के साथ जलता हुआ दिखाई देता है। याद रखना, ये तेजी के साथ, उतनी तेजी के साथ बुझ भी जाएगा। आतंकवाद सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा भारत के अंदर से। और यही नहीं, कश्मीर में धारा 370 क्या कांग्रेस हटा पाती? क्या कभी नहीं हटाती कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने ये लगाया था। और मैं पूछना चाहता हूं, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और रामलला को 500 वर्षों के बाद एक कांग्रेस बिठा पाती? क्या ये काम कर पाते? क्या बहनों और भाइयों, मैं यही पूछने के लिए आया हूं, ये इन लोग हो या कांग्रेस, ये ना विकास करा सकते हैं, ये न आपको सुरक्षा दे सकते हैं, ये न बेटी को सुरक्षा दे सकते हैं, ये न व्यापारी को सम्मान दे सकते हैं, ये किसानों को खुशहाल नहीं कर सकते हैं। ये लोग किसी भी प्रकार से देश को सुरक्षा नहीं दे सकते, आतंकवाद से नहीं लड़ सकते, नक्सलवाद से नहीं लड़ सकते, उग्रवाद से नहीं लड़ सकते।
और ये आपकी आस्था का भी सम्मान नहीं कर सकते। जब ये किसी लायक नहीं है तो इन्हें वोट के लायक क्यों बना रहे हैं? वोट भी मत दीजिए इनको। और यही आह्वान करने के लिए आया हूं मैं कि आप सब जो आपके वर्तमान को और आपके भविष्य को उज्जवल बनाने में योगदान दे, उस भारतीय जनता पार्टी को वोट दें।